हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है दीपक पाठक क्लासेस के अंदर। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ रहे हैं। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, आप सब मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक्स भी बढ़ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं और शेयर भी बढ़ रहे हैं, व्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। अब यहां पर आज का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीए फाउंडेशन की लॉ के लिए। और चैप्टर का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। तो ये चैप्टर देखने में अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है उनसे छोटा चैप्टर है आपके सिलेबस को देखते हुए। लेकिन आप यकीन मानो, जितना लॉजिकल चैप्टर और जितना अच्छा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर होगा, इससे पहले के चैप्टर उतने लॉजिकल नहीं थे। और कंपनीज एक्ट 2013 आपके लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि आप लोग सीए इंटर में जाकर अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स का कंपनीज एक्ट ही पढ़ने वाले हो। उस कंपनीज एक्ट की झलक, बस एक झलक यहां पर है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। तो मैं आज क्या करने वाला हूं, आज मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन दूंगा और वो इंट्रोडक्शन ही बहुत लंबा चलने वाला है। क्लियर है? तो जरा ध्यान से सुने कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। क्या है बेटे? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, हमें ये एक्ट पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं मेरे बच्चे, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले ना एक एक्ट हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है। और कंपनीज एक्ट 1956 को एक तरीके से खत्म किया गया 2013 का एक नया और फ्रेश एक्ट लेकर आए। क्यों खत्म किया गया, ये सारी की सारी कहानियां जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप जरा ध्यान से सुनना आज की क्लास को। बेटे आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप लोग सबसे पहले ये बताओ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, उस इंडिया की इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका होता है? सबसे बड़ा योगदान होता है कंपनीज का। सही बात है, सबसे बड़ा योगदान होता है कंपनीज का। अब क्या होता है, कंपनीज का क्या काम होता है? कंपनीज का काम ये होता है कि अभी ना मैं आपके सिलेबस को शुरू नहीं कर रहा हूं, अभी मुझे कुछ एक बेसिक, एक हिस्ट्री टाइप का कुछ बताना है। जब तक वो समझ में नहीं आएगा ना, अंदर मजा नहीं आएगा। तो जरा ध्यान से सुनना। मैं मोटा मोटा आपको ये बताता हूं, जो कंपनीज होती है उनका काम क्या होता है। उनका काम होता है, वो क्या करती है, वो पैसे लेती है। किससे लेती है? लोगों से पैसे लेती है। ठीक है। आपने नाम सुना होगा रिलायंस जैसी कंपनी का, रिलायंस। आपने टाटा का नाम सुना होगा। ठीक है। तो आपने ये भी सुना होगा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट। आप लोग सीए कर रहे हो और आपको इसके बारे में जानकारी है। तो ये जो कंपनीज हैं, जो पब्लिक कंपनीज हैं, वो क्या करती है, वो इस रिलायंस और टाटा जैसी कुछ कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट के जरिए जो है वो लोगों से पैसा लेती है। और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी होती है जो स्टॉक मार्केट में दर्ज अपना नाम नहीं करवाती, मतलब वो कंपनी स्टॉक मार्केट में नहीं होती, छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज होती है, वो कुछ अपने लोगों से पैसा लेती है। किससे? अपने लोगों से। ध्यान से सुन लो, अभी ना मैं नहीं बता रहा कि कंपनीज कितने टाइप की होती है, क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा। मेरे को आपको कुछ बताना, जरा ध्यान से सुनना। कंपनीज का पहले मैं आपको काम बताऊंगा और फिर कंपनीज के काम को बताने के बाद कंपनीज की के अंदर होने वाली या हो सकने वाली गलतियों को बताऊंगा और फिर बताऊंगा ये कंपनीज एक्ट 2013 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक कंपनी का ये काम होता है कि वो कंपनीज लोगों से पैसा लेती है। अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक से पैसा लेगी, प्राइवेट कंपनी है तो अपने आसपास के जानकार, रिश्तेदार, अपने आसपास के लोगों से पैसा लेगी। ठीक है। अब वो पैसा लेकर क्या करती है, वो पैसा लेकर जो है वो अपने बिजनेस में लगाती है और बिजनेस से जब रिटर्न आता है, जब बिजनेस से प्रॉफिट होता है, तो वही कंपनी अपने उन मेंबर्स को जिन्होंने पैसा दिया उनको डिविडेंड देती है। यही प्रक्रिया है। अब जरा ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं एक कंपनी हूं, मैं टाटा हूं।
ठीक है, मैं कौन सी कंपनी हूं? टाटा। टाटा ने लोगों को बोला कि भाई हमें 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की? 20,000 करोड़ की जरूरत है। तो पब्लिक, क्योंकि टाटा बड़ा फेमस है, पूरे के पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया में फेमस है, तो इस पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक में लोगों ने, किसी ने 1,000 रुपए, किसी ने 2,000 रुपए, किसी ने 5,000 रुपए, कोई 1,00,000 रुपए, किसी ने 10,00,000 रुपए, किसी ने 1 करोड़ रुपए, ऐसे कर करके जो है इस कंपनी, लोगों ने टाटा की कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए दिए। तो टाटा ने बताया कि मैं इस 20,000 करोड़ रुपए को एक प्रोजेक्ट ए पर लगाने वाला हूं। कहां लगाने वाला हूं? प्रोजेक्ट ए पर, ठीक है। तो लोगों ने भरोसा किया टाटा पे। अच्छा एक बात बताओ, पैसा किसका है? पब्लिक का। और इस कंपनी को मैनेज कौन करेगा, चलाएगा कौन? इस कंपनी को क्या वो लोग चलाएंगे जो पैसा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भाई इन्वेस्टर का काम होता है पैसा इन्वेस्ट कर देना। इन्वेस्टर फिर अपने काम में लग जाता है पैसा इन्वेस्ट करके। जैसे मैं भी कई सारी कंपनियों के शेयर्स खरीदता हूं, म्यूचुअल फंड खरीदता हूं, तो मैं सिर्फ उनको पैसा देता हूं, मैं उनके बिजनेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मतलब मैं मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता। तो यहां पर ये जो पब्लिक पैसा देती है टाटा को, पब्लिक सिर्फ पैसा देती है, पब्लिक मैनेजमेंट का हिस्सा कभी नहीं हो सकती। क्या आप टाटा का मान लो 2,000 रुपए का शेयर खरीदो, क्या आप टाटा की कंपनी में जाकर सोफे पर बैठकर ऑर्डर दे सकते हो कि भाई आई एम द शेयर होल्डर ऑफ योर कंपनी, मुझे ये काम? ना ना ना, यू आर नॉट एलिजिबल टू बी ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन विच आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। ऑल वेल, ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूं। अब इस पब्लिक ने टाटा कंपनी को पैसा दिया, तो टाटा ने कुछ बताया होगा, एक ऑब्जेक्ट बताया होगा पैसे मांगते वक्त कि 20,000 रुपए, 20,000 करोड़ रुपए हम लोग क्यों मांग रहे हैं। जैसे आपने अपने पापा से सीए फाउंडेशन की फीस ली थी, तो आपने अपना ऑब्जेक्ट बताया होगा ना, दैट पापा मुझे इतने पैसे दो, मुझे सीए फाउंडेशन की फीस जमा करनी है। या आप कहीं घूमने जाते हो तो पापा से 2,000, 3,000, 5,000 रुपए मांगते हो, तो बताते हो ना कि पापा मैं घूमने जा रहा हूं, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट बताओगे। ऐसे ही ये टाटा कंपनी ने पब्लिक को ऑब्जेक्ट बताया कि ये 20,000 रुपए करोड़ को हमें कहां पर इन्वेस्ट करना है। पब्लिक ने भरोसा करा और पैसे दे दिए, मान लो। अब मैनेजमेंट के अंदर पब्लिक तो है नहीं, मैनेजमेंट के अंदर ये पब्लिक का कोई रोल ही नहीं होता। पब्लिक ने तो अपना पैसा दिया, अपना अपना काम कर रहे हैं। अब ये टाटा की कंपनी 20,000 करोड़ रुपए को मान लो गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बताया कुछ और, प्रोजेक्ट ए बताया, और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट बी पर। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया, आपने अपने पापा से सीए फाउंडेशन की फीस जमा करने के 20,000 रुपए, 30,000 रुपए लिए, और उस पैसे को आपने अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर कर उड़ा दिया। बताओ, क्या पापा शाम को नाराज होंगे या खुश होंगे? वाह शाबाश! नहीं ना, नाराज होंगे, 100% नाराज होंगे। आपने उनको झूठ बोला। तो ऐसी ये पब्लिक ने जब टाटा को पैसे दिए 20,000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट ए पर लगाने के लिए, तो टाटा की कंपनी ने वो पैसा प्रोजेक्ट बी पर लगा दिया। तो ये गलत बात है या नहीं है? 100% गलत बात है। अच्छा, ये काम करने से आप बताओ, इस पब्लिक का भरोसा इस कंपनी से, और इस कंपनी से क्या पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट से टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा। क्या आगे से दोबारा आपके पापा आपको पैसे देंगे? नहीं देंगे। आपकी फीस भरनी होगी, वो खुद जाकर भर के आएंगे, आप पे भरोसा नहीं करेंगे। ऐसे ही ये पब्लिक जो है वो इस टाटा की कंपनी पे भरोसा करेगी नहीं। और टाटा की कंपनी के साथ कहते नहीं है, एक बंदा गलत करता है तो हमें ना पूरी दुनिया गलत लगने लग जाती है। तो ये पब्लिक जो है किसी भी, ना रिलायंस, ना जियो, ना बाटा, ना कोई भी कंपनी, जितनी भी कंपनीज है, किसी पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। और मेरे प्यारे बच्चे, पूरी की पूरी भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है वो पूरी की पूरी डूब जाएगी। आया कुछ समझ में? तो इन सबसे बचने के लिए ये वाला कानून आया है, कंपनीज एक्ट 2013। वो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि भाई जो कंपनी है ना, कंपनीज, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब रजिस्टर्ड हुई है, तो वो वाली कंपनी जो है वो इस एक्ट में लिखे हुए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए अपना काम करेगी, ताकि
कभी भी किसी पब्लिक या कोई बाहर का पर्सन है वो कंपनी की किसी एक्टिविटी की वजह से जो है वो गलत एक्टिविटीज की वजह से पब्लिक को परेशान ना करे, पब्लिक के साथ धोखाधड़ी ना हो, पब्लिक के साथ फ्रॉड ना हो। तो ये वाला एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013। आया कुछ समझ में? कुछ आया समझ में? ये तो मैंने एक झलक, छोटी सी झलक दी है, अभी काफी सारी चीजें मुझे बतानी है बेटा। इससे पहले एक एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। अब 1956 में एक्ट बना था और आज चल रहा है 2024, जब आप पढ़ रहे हो। नया कानून आया कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? कब आया नया कानून? कंपनीज एक्ट 2013। और आप लोग 2024 में हो। 1956 में लिखी हुई कानून, लिखी हुई बातें क्या आज की जनरेशन और आज की टेक्नोलॉजी से मैच कर रही होंगी? नहीं कर रही होंगी। 1956 में कई सारे, 1956 के एक्ट के अंदर कई सारे लूप होल्स हुआ करते थे, कई सारी कमियां थी, जिसका फायदा जो है बहुत सारी कंपनियों ने उठाया और पब्लिक को चूना लगाया। और पब्लिक को चूना लगाने का स्तर जब बढ़ गया, जब लेवल बढ़ गया, तो फिर मजबूरन हमारी भारत की सरकार को एक बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाना पड़ा और उस कानून का नाम था कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि 1956 वाले एक्ट को हटाकर 2013 वाले एक्ट को लाने का एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मेरे एक कंपनी हुआ करती थी पहले, उस कंपनी का नाम था सत्यम। ये कंप्यूटर मतलब आईटी कंपनी थी सत्यम, बैंगलोर की कंपनी थी सत्यम, बहुत फेमस कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी थी। अभी आपको घबराना नहीं है कि सर ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होता है। मे भी कई बच्चों को ये बात पता हो, बट मैं ये मान के चल रहा हूं आपको नहीं पता। हम लोग आगे इन चैप्टर्स के अंदर यही सारी बातें पढ़ने वाले हैं। फिलहाल बस इतना समझ लो, पब्लिक कंपनी का मतलब वो कंपनी होती है जो पब्लिक से पैसा लेती है, जो आम जनता से पैसे लेती है, आपके और मेरे जैसे लोगों से पैसा लेती है और इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में, और बदले में उसी पब्लिक को डिविडेंड के रूप में रिटर्न जो है वो वापस कर दे। अभी फिलहाल इतना समझना है बेटे मेरे। ये सत्यम जो थी वो कंप्यूटर की कंपनी थी, आईटी की कंपनी। इसके डायरेक्टर थे राजू लिंगम कुछ करके नाम था, ठीक है। दो भाई थे, एक का नाम मुझे, दूसरे भाई का नाम याद नहीं है। एक तो राजू लिंगम था और एक कुछ होगा। तो ये आईटी कंपनी थी बैंगलोर की। कहाँ की? बैंगलोर की। वो काफी फेमस कंपनी थी। इस फेमस कंपनी, इस कंपनी का जो है अच्छा खासा नाम था, अच्छी खासी गुडविल थी, अच्छा काम कर रही थी ये कंपनी। तो हुआ ऐसा कि ये जो कंपनी के डायरेक्टर है राजू लिंगम, इस राजू लिंगम को रियल स्टेट का शौक चढ़ा, का भूत चढ़ा, रियल स्टेट में पैसा लगाने का भूत चढ़ा। अब क्या होता था कि सत्यम कंपनी में जो पैसा आता था, तो वो पैसा पक्का ये आईटी के नाम पर आ रहा होगा, क्योंकि लोगों को सत्यम पे भरोसा आईटी के नाम पे ही था। तो लोगों ने जो पैसा दिया वो आईटी पे लगाने के लिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगाने के लिए दिया। और ये जो राजू लिंगम था डायरेक्टर सत्यम कंपनी का, ये क्या करता था, वो कंपनी के सारे पैसे जो है वो रियल स्टेट के अंदर लगाने लगा। कहाँ लगाने लगा बेटे? रियल स्टेट के अंदर। तो सबसे पहली बात तो यहां पर धोखा हो रहा है भाई। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक आगे टॉपिक कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा लगाना है उसी के लिए पैसा, जिस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा लिया है आपको पैसा उसी ऑब्जेक्ट में लगाना पड़ेगा। ये रूल है कंपनी के अंदर। और अगर आप पैसा किसी और जगह लगा देते हो तो फिर ये वॉइड होता है। वॉइड शब्द तो आप जानते हो, यूजलेस हो जाता है, और डायरेक्टर जो होते हैं वो पर्सनली लाइबल होते हैं। तो हुआ ऐसा कि ये राजू लिंगम यहां से पैसा लेता था और वो सारे के सारे पैसे को जो है वो रियल स्टेट में लगाने लगा, ठीक है। हैदराबाद के अंदर ये रियल स्टेट में ये पैसा लगाने लगा। अब यहां पर गड़बड़ क्या हुई, राजू लिंगम को बड़ा, ये तो कुछ ज्यादा तगड़ा शौक चढ़ा रियल स्टेट में सारा पैसा लगाने का। उसने ये सोचा कि वहां से कमाएंगे और सारा पैसा वापस चुपचाप से कंपनी के अंदर डाल देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
तो पैसों की भूख जो है वो बहुत तेज होती है। डॉक्टर, ये जो राजू लिंगम डायरेक्टर था, उसको पैसों की और भूख हुई कि भाई ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर पैसा तो बहुत लगता है। तो इस सत्यम कंपनी के जो अकाउंट्स थे, ये डायरेक्टरों ने क्या किया, सत्यम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को इन्होंने फेक दिखाना स्टार्ट किया। फेक दिखाना मतलब इन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है सेल जो है वो ज्यादा दिखानी स्टार्ट की और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा दिखाना स्टार्ट किया। असल में इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा था, वो एक्चुअली में जो है इतना प्रॉफिट जो है वो दिखा रहे थे। बात कुछ समझ में आ रही है? तो सर ये तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिना हो नहीं सकता। तो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस कांड के अंदर शामिल थे और इनकी फर्म थी, आपने सुना होगा बिग फोर, आर्टिकलशिप के लिए ट्रेनिंग के लिए बिग फोर में एक फर्म थी पीडब्ल्यूसी। ठीक है, उसी के कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो राजूलिंगम के साथ जो है वो जुड़े हुए थे, मिले हुए थे। ये क्या कर रहे थे, ये अपनी सेल फेक दिखा रहे थे, प्रॉफिट फेक दिखा रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसा और ज्यादा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो लोगों ने इस सत्यम कंपनी पर और पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सत्यम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो फेक बनाए गए थे, जिसमें प्रॉफिट वगैरह जो है वो ज्यादा दिखा रहे थे। तो लोग कह रहे हो भाई ये तो कंपनी बड़ी अच्छी है, इसमें तो बहुत प्रॉफिट है, इसमें तो बहुत डिविडेंड मिलेगा। तो सत्यम कंपनी ने क्या करा, अपने मार्केट, अपना जो कंपनी का शेयर है वो लोगों ने और खरीदने स्टार्ट करे, तो सत्यम कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ी। और आप सभी जानते हैं जिसके शेयर की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो सत्यम कंपनी के शेयर का प्राइस जो है वो बहुत हाई होने लगा, बहुत हाई होने लगा। और जब बहुत बड़े लेवल पर हाई हो गया तो फिर सत्यम कंपनी के डायरेक्टर ने अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो बेचनी स्टार्ट कर दी। इसको कहते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग बेचनी स्टार्ट कर दी, मतलब अपनी शेयर होल्डिंग बेचनी स्टार्ट कर दी। जो वैल्यू 5 रुपए के शेयर की थी वो 1000 रुपए का हो गया है और पर शेयर 995 रुपए का इन्होंने फेक मुनाफा किया और सारी शेयर होल्डिंग बेचनी स्टार्ट कर। आप खुद सोचो यहां पर इन आम जनता के साथ में कितना बड़ा धोखा हो रहा है। और जनता तो आप जानते ही हो उसी तरफ भागती है जिस तरफ में सब भाग रहे होते हैं। तो सत्यम कंपनी ने इतना बड़ा घोटाला किया और ये घोटाला कुछ 6000-7000 करोड़ रुपए का था। जब अब फिर क्या हुआ कि वो एक घोटाले को छुपाने के लिए दूसरे नए नए घोटाले करने लगे, एक फ्रॉड को छुपाने के लिए दूसरे नए फ्रॉड करने लगे। तो फिर ये पूरा का पूरा ये गड़बड़ सिचुएशन हुआ और एंड में जाकर कहते हैं ना, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो फिर आदमी जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। खुद इस डायरेक्टर ने 2008 में, आई थिंक 8 जनवरी 2009 को, जहां तक मुझे याद है, खुद ये बात रिवील करी, ये बात पब्लिश करी कि हम लोग पिछले 9 या 10 सालों से ये पूरा का पूरा कांड कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे मेरे बच्चे, स्टॉक मार्केट जो है, जिस दिन ये न्यूज आई थी, स्टॉक मार्केट जो है पूरा का पूरा धड़ाम नीचे गिर गया था। सारी कंपनियों के शेयर जो है बहुत नीचे गिर गए थे, इकोनॉमी को इतना नुकसान हुआ, इनफैक्ट भारत में इन्फ्लेशन तक आ गया था। 2008 की बात है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हो। इस सत्यम कंपनी की वजह से सरकार का दिमाग खराब, सरकार परेशान कि भाई ये क्या हो गया। सरकार कह रही ये तो बहुत बड़े वाले, ये तो 2-4 डायरेक्टरों ने मिलकर इसने तो पूरी की पूरी सरकार हिला दी, पूरा का पूरा देश हिला दिया। तो गवर्नमेंट ने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये कारण था कंपनीज एक्ट 2013 के आने का। ये कारण था कंपनीज एक्ट 2013 के आने का। आया कुछ समझ में मेरे प्यारे? तो ये तो मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि 1956 वाले एक्ट में कई सारे लूप होल्स थे, कई सारी नेगेटिव चीजें थी। मतलब उस समय के हिसाब से नहीं थी, बट लोगों ने फायदा उठाया कुछ लूप होल्स का, कमजोर कानून का, और इन सब ने ये बड़े बड़े कांड किए। और इनके कांड को सही करने के लिए जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 लेकर आए। बहुत प्यारा लॉ है। ठीक है जी, जरा ध्यान से सुनना। अब आपकी शुरुआत हो चुकी है इस चैप्टर की। देखो जी, कोई भी पर्सन जो है जब भी अपना बिजनेस करना चाहेगा तो बिजनेस करने के लिए बहुत सारे उसके पास ऑप्शन होते हैं। या तो वो एज प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट कर दे,
तो प्रोप्राइटर के लिए कोई विशेष कानून है नहीं, मतलब कि आप अपनी दुकान पे छोटा सा काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हो अपने नाम पर। प्रोप्राइटर आप लोग जानते हो, एक ही बंदा। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहें तो आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप दो तरीके की होती है और दोनों ही आपके सिलेबस में, एक तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जहां पर जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाए, और एक है एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी को खोल सकते हैं। देखो, कंपनी का प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। प्रोप्राइटरशिप में कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं। कंप्लायंसेस मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना इतना कोई जरूरी नहीं है। एक दुकान है आपकी, आप आराम से खोलो, सुबह शाम बंद करो, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप में अगर आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मतलब नॉर्मली पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट बनाकर भी स्टार्ट कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन सर अगर आपको कंपनी खोलनी है, मतलब कि आप थोड़ा सा कुछ बड़ा करना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोप्राइटरशिप छोटी होती है। कुछ ऐसी भी प्रोप्राइटरशिप है जिनका बिजनेस करोड़ों के अंदर है, लेकिन जनरली अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत एक्सपेंड करना है तो फिर आपको जो है वो कंपनी का ही सहारा लेना पड़ता है। आप खुद देखो, भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, या आप ऐसा बोल सकते हो भारत का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो रिलायंस है, जो कि रिलायंस जो है वो एक कंपनी है। तो अगर आप कंपनी खोलना चाहें तो आप कंपनी खोल सकते हो, बट कंपनी के अंदर क्या होता है, वो कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनके अंदर कंप्लायंसेस कम है, इसके अंदर तो है ही नहीं, इसके अंदर कम कंप्लायंसेस है। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो यहां एग्रीमेंट बनेंगे और यहां पर जो है इनकॉर्पोरेशन करवा लो। बट if you want to start your business as company, then you have to follow some compliances. You have to follow full Companies Act 2013। क्लियर है जी, बात को समझ में आ रही है। तो ये जो कंपनीज एक्ट आप पढ़ोगे ना, इस कंपनीज एक्ट के अंदर कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होने वाली है। कंप्लायंसेस का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूं बेटे, एक तरीके से आप ये मान लो रेगुलेशंस काफी है, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा वरना आप कंपनी नहीं चला सकते। ठीक है, देखो प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप में ऑप्शनल है। कंपनी की मैं अभी आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। कंपनी की डेफिनेशन खुद ये कहती है कि आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब कंप्लायंस तो कंपनी के पैदा होने से ही शुरू हो गई। आई बात समझ? ठीक है, क्लियर है। अब बहुत अच्छे से सुनना इस कंपनीज एक्ट के बारे में। देखो जी, कंपनीज एक्ट जो लेकर आए, वो क्यों लेकर आए ये बात मेरे को समझ में आ जाती है। कंपनीज एक्ट जो लेकर आए वो क्यों लेकर आए ये बात मुझे समझ में आती है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आप लोग ध्यान से समझना कि इस कंपनी लॉ का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। मतलब कि ये जितनी भी कंपनीज भारत के अंदर है, कुछ 20 लाख के आसपास कंपनीज है, 20-22 लाख कंपनीज है, ये सारी की सारी कंपनीज अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, कौन देखता है। आपके घर में आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, अच्छे तरीके से ट्यूशंस ले रहे हो या नहीं ले रहे, कौन देख रहा होगा। आपके मम्मी या पापा, आपके मम्मी पापा ये सब देख रहे होंगे। क्लियर है। ऐसे कंपनीज एक्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरा का पूरा सबसे पहले एक बना रखी है मिनिस्ट्री, जिसको आप बोलते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बोलते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, शॉर्ट में आप बोलते हो एमसी। इस मिनिस्ट्री की हेड आज की डेट में पता है कौन है, आज की डेट में है निर्मला सीतारमन, जो कि आपके देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी है आज की डेट में। बात को समझ में आ रही है। अब एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री यहां बना रखी है जो कंपनीज एक्ट 2013 को अच्छे तरीके से कंपनीज फॉलो कर रही है नहीं कर रही, इसको देखने का काम करती है। अब आप खुद सोचो, 22 लाख कंपनियां हैं, एक अकेली मिनिस्ट्री है, किस प्रकार से देख पाएंगे। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपने नीचे बना रखे हैं कुछ
रीजनल डायरेक्टर्स। और भारत के अंदर टोटल अभी 7 आरडीज है। आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर्स। टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर इंडिया के अंदर हैं अभी, यानी कि इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में 7 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया। हर रीजन का एक डायरेक्टर बनाया जो अपने रीजन के अंदर होने वाली जितनी भी काम करने वाली कंपनीज है वो ये इंश्योर करता है कि वो सारी की सारी कंपनीज जो है वो अच्छे तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करे। यहां पर भी कुछ कमी रह जाएगी। एक रीजनल डायरेक्टर और एक बहुत बड़ा रीजन, खुद ही सोचो इंडिया इतना बड़ा है, 7 रीजनल डायरेक्टर, क्या सबको देख पाएंगे? तो जी और एक पर्सन की जरूरत पड़ी, तो रीजनल डायरेक्टर से नीचे आया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कौन आया? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको आप कहते हो ROC। क्या कहते हो आप? ROC। तो इंडिया के अंदर हर स्टेट में, ईच स्टेट में एक ROC है। टोटल 25 ROC है भारत में। कितने ROC है? 25। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आप अपने सिलेबस में देखना, छोटा सा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस तो नहीं है। इंटर में जब आप जाते हो तब तो बहुत बड़े लेवल पर देखते हो। आपके सिलेबस में आप ये देखोगे कि बहुत बड़े लेवल पर, बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर, लगभग हर लेक्चर में, हर क्लास में आपके टीचर से 15 से 20 बार ये शब्द सुनने को मिलता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC ROC। तो कंपनी जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाती है वो इसी ROC के पास जाती है। और कंपनी किसी भी काम के लिए जब जाएगी, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जाएगी, तो कंपनी का पहला दरवाजा, पहली सीढ़ी ROC होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ROC ईच स्टेट में होता है। बस 2 स्टेट ऐसे हैं जहां के 2-2 ROC, यहां का 2 ROC और यहां के भी 2 ROC। 2 स्टेट में 2 ROC है, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु। मेरे बच्चे, महाराष्ट्र के 2 ROC है, एक बैठा है मुंबई में और एक बैठा है पुणे में। तमिलनाडु के भी 2 ROC है, एक बैठा है चेन्नई में और एक बैठा है कोयम्बतूर। ठीक है, यानी कि दो दो ROC, 2 ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक ROC नहीं, एक से ज्यादा है। महाराष्ट्र के अंदर 2 ROC है, एक मुंबई और पुणे, और तमिलनाडु में 2 ROC है, चेन्नई और कोयम्बटूर। ठीक है, और 2 स्टेट ऐसे हैं, यूपी एंड उत्तराखंड, जिसका ओनली 1 ROC है, जो कि बैठता है मेरे बच्चे कानपुर में। कहां बैठता है? कानपुर के अंदर। क्लियर है यहां तक? ओके। तो देखो अभी तक मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने बस ये बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 आने के रीजंस क्या थे। इससे पहले एक एक्ट हुआ करता था 1956, जिसको हटाकर कंपनीज एक्ट 2013 लेकर आए हैं। अब कंपनीज एक्ट 2013 के एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कंपनीज एक्ट को अच्छे तरीके से देख रेख कौन करेगा, तो इसके लिए एक मिनिस्ट्री तैयार की गई। मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि फिलहाल निर्मला सीतारमण के अंडर में है। और उस मिनिस्ट्री के नीचे जो है वो रीजनल डायरेक्टर्स हैं। टोटल भारत में 7 रीजनल डायरेक्टर हैं और उनसे नीचे जो है वो ROC है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। टोटल 25 ROC भारत के अंदर है, जिसमें कि 2 स्टेट ऐसे हैं जहां के 2-2 ROC है। महाराष्ट्र का 2 ROC, जो कि एक मुंबई में बैठता है, एक पुणे के अंदर बैठता है, और तमिलनाडु के 2 ROC, एक चेन्नई में रहता है, एक कोयम्बटूर के अंदर रहता है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, इनका एक ही ROC है जो कानपुर के अंदर है। ठीक है जी। तो वैसे अब आपको एक बात देखनी है, ये कंपनीज एक्ट सर, कंपनीज एक्ट डिवाइडेड किस तरीके से है 2013? बहुत अच्छे से सुनना। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं और 29 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है। रिपीट कर रहा हूं,
कंपनीज एक्ट 2013 को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इस एक्ट को टोटल 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, 7 शेड्यूल के अंदर है और 470 इसके अंदर सेक्शन है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? घबराना नहीं है आपको। आपको सीए फाउंडेशन के अंदर 470 सेक्शन नहीं पढ़ने, आपको बहुत कम कुछ 15-20 सेक्शन हम लोग करेंगे, छोटे छोटे से, तो भी सब सेक्शन ही है, एक मतलब पूरा सेक्शन भी नहीं है। ठीक है? ये कंपनीज एक्ट का ओवरऑल है, ओवरऑल ओवरव्यू है कंपनीज एक्ट 2013 का। ठीक है? तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे बच्चे कंपनीज एक्ट को, और सबसे पहले कंपनी की मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, और डेफिनेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इंस्टीट्यूट की बुक पर जाएंगे यहां पर। ठीक है? बस एक डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान से सुननी है। कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 220 के अंदर दे रखी है। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, मेरे को ये लिखना बहुत जरूरी है। कंपनी मीन्स ए कंपनी which is incorporated under कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से सुनना बेटा। डेफिनेशन ये कहती है कि कंपनी मींस ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी का मतलब ही वो कंपनी होता है जो कि क्या हो, इनकॉर्पोरेटेड हो। तो मेरे प्यारे, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। कंपनी को क्या करवाना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, मैंने कहा था ना कंपनीज एक्ट में कंप्लायंसेस बहुत सारी है। पहली कंप्लायंसेस तो इन्होंने डेफिनेशन के अंदर ही दे दी है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप बनाते हो तो जरूरी नहीं है, प्रोप्राइटरशिप में कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है। पार्टनरशिप एक्ट में कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शनल है। पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी का पहला स्टेप ही ये कहता है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे जब जाएंगे सिलेबस के अंदर, वहां मैं आपको बताऊंगा कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का क्या तरीका होता है। ठीक है? वहां पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड। ऑल वेल, इनकॉर्पोरेटेड अंडर वेयर, अंडर कंपनीज एक्ट। तो इनकॉर्पोरेशन आपको करवाना है कहां पर, कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है जी? अब हम यहां पर इस वर्ड के ऊपर रुक रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज व्हाट, विच इज इनकॉर्पोरेटेड। तो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब इस कंपनी का क्या करना है, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना। क्लियर है? अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन किसी भी कंपनी का कौन करवाता है? रजिस्ट्रेशन किसी भी कंपनी का कौन करवाता है? तो आंसर दे रहा हूं, अच्छे तरीके से सुनना, सीए इंटर के अंदर बहुत बड़े लेवल पर काम आएगा। बेटा, किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन जो करवाता है उस पर्सन का नाम होता है प्रमोटर। क्या नाम होता है? प्रमोटर। शायद आपने कभी इसके बारे में सुना हो। वो बंदा जिसके माइंड में आइडिया आया कि वो एक बिजनेस करना चाहता है, एक पर्सन, द पर्सन हु गेट्स द आइडिया टू स्टार्ट द बिजनेस, और वो ये दूसरा स्टेप उसने ये सोचा कि बिजनेस करूंगा कंपनी के नाम से, मतलब मैं कंपनी ओपन करूंगा एंड देन बिजनेस करूंगा। तो उस बंदे को कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर मींस द पर्सन हु गेट्स द आइडिया टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। यहां पर लिखता हूं मैं, प्रमोटर का मतलब मीन्स द पर्सन
who gets the idea to incorporate the company. देखो मैं बाल की खाल निकाल रहा हूं पूरे डेफिनेशन की, ध्यान से सुनना। प्रमोटर मतलब वो बंदा जो रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है और उसको क्योंकि आइडिया आया है बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है। अब रजिस्ट्रेशन जब करवाने जाएगा तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, ये पूरा का पूरा आगे आएगा, लेकिन प्रोसेस मैं जानबूझ के स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में अभी बता रहा हूं क्योंकि ये आगे भी आने वाला है, ताकि आप ये इनकॉर्पोरेशन का शब्द जो है आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए। तो सबसे पहली बात, प्रमोटर जो है वो आरओसी के पास जाकर सबसे पहले तो बनने वाली कंपनी का नाम लेकर आएगा। क्लियर है भाई? आप कोई भी कंपनी अपनी बनाओगे तो नाम तो चाहिए ना। फिर वो प्रमोटर जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर खासकर दो डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। ये मेमोरेंडम को कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। जैसे भारत का संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसी कंपनी का भी एक संविधान होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और एक डॉक्यूमेंट होता है एओए जिसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर कंपनी कैसे चलेगी उसके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट भी कौन प्रिपेयर करवाता है? प्रमोटर। अब प्रमोटर किसी प्रोफेशनल की डिक्लेरेशन भी लेकर आता है कि सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से दिए गए हैं, कोई फ्रॉड नहीं है। तो वो प्रोफेशनल आप लोग हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट हो सकते हैं, ठीक है, सीएम में कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, और इसके साथ में ये सबमिट कर देगा। और भी कुछ छोटी मोटी बातें होती है वो हम आगे करेंगे। ये सबमिट करेगा, मेरे बच्चे आ गया ना नाम, किसको? आरओसी को। आरओसी अगर देखेगा कि सारे डॉक्यूमेंट वेल एंड गुड है, सब कुछ ओके है, तो फिर आरओसी जो है वो कंपनी का प्रमोटर को दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सीओआई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, ये कंपनी क्या हो गई? इनकॉर्पोरेट। कुछ आया समझ में मेरे प्यारे? आ गया। और कंपनी को अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो इनकॉर्पोरेशन के लिए आप ना एक वेबसाइट पर जाते हो, mca.gov.in। ठीक है, एक बार मैं आपको जाकर दिखाता हूं। mca. ये बेटे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की देखो वेबसाइट आ गई। और इसके अंदर जो है आप किसी भी कंपनी को, जैसे यहां पर एक ऑप्शन आया रजिस्टर योर कंपनी, तो देखो जी सर, ये पूरा का पूरा आपको किस तरीके से कंपनी को रजिस्टर करना है वो सारा का सारा रिलेटेड लिंक्स वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं। आप यहां देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमसीए की वेबसाइट पर जाते हैं और आप अपनी कंपनी को क्या कर सकते हैं? रजिस्टर करवा सकते हैं। और रजिस्टर करवाने वाला पर्सन कौन होता है? प्रमोटर होता है, क्योंकि उसको आइडिया आया बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो वो कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए जाता है आरओसी के पास, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करता है एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेता है। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, वो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड मान ली जाती है। बात को समझ में आया? ठीक है बेटे। अब एक बात बताओ आप लोग, कंपनीज एक्ट तो 2013 में आया है, लेकिन 2013 से पहले बहुत सारी कंपनियां एग्जिस्टेंस में थी या नहीं? जैसे आप टाटा की कंपनी की बात करो, टाटा की कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 167 ईयर्स हो चुके हैं इनकॉर्पोरेट किए हुए। रिलायंस की कंपनी की आप बात करो तो कब से 55-60 साल पहले रिलायंस की कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होगी। लेकिन कंपनीज एक्ट तो 2013 में आया। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या 2013 में जब ये एक्ट आया था तो उन सारी पुरानी कंपनियों को जो पहले वाले एक्ट में रजिस्टर्ड थे, क्या उनको दोबारा से एप्लीकेशन देने की जरूरत है रजिस्ट्रेशन के लिए? तो आंसर है नो। कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है, कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 2 अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या वो कंपनी किसी भी कंपनी लॉ में, प्रीवियस कंपनी लॉ में अगर रजिस्टर्ड थी तो भी हम मान लेंगे
कि वो कंपनी है। मतलब जैसे रिलायंस जो थी वो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड थी, तो 2013 वाले एक्ट के आने के बाद 1956 वाली रजिस्टर्ड रिलायंस कंपनी को दोबारा से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आ गई। तो जो प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड कंपनी थी उन कंपनियों को कहते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? एग्जिस्टिंग कंपनी। आया कुछ समझ में? तो ये हमारा कंपनी का क्या है, डेफिनेशन है। अभी ये खत्म नहीं हुआ डेफिनेशन। मैंने बोला कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड। अब ये इनकॉर्पोरेटेड वर्ड आप लोग नहीं भूलोगे। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्ट्रेशन कौन करवाता है? प्रमोटर। किससे करवाते हैं? आरओसी से। कहां जाकर? mch.gov.in की वेबसाइट पर। फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे। दूसरा क्वेश्चन, सर क्या वो कंपनी जो 1956 वाले एक्ट में या उससे पहले वाले भी किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड थी, क्या उनको 2013 वाले एक्ट में दोबारा से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? तो नहीं, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। उन कंपनीज को आप एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम दोगे, दैट्स इट, और वो ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट का पार्ट होगी। ठीक है, अब सुनो जी बेटे, कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कंपनी तो है बट उन पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होता। अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है, अभी आप कह रहे हो कि सारी कंपनियों पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो नहीं बेटे, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होता। उसका रीजन है, वो रीजन पहले मैं आपको बताऊंगा। पहले उन कंपनियों के नाम बता। एक तो मेरे बच्चे बैंकिंग कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी, एक है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। एक वो कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट और कुछ अदर स्पेसिफाइड कंपनीज है जो सीजी आपको बताएगा। तो एक एक करके स्टार्ट करता हूं। ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से आई है, जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ये सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। इनका पता है आपको, सीए इंस्टीट्यूट का अपना एक एक्ट है, सेपरेट एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो ये स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज है। और अदर स्पेसिफाइड मैं आपको बताऊंगा, इसका नाम ये लास्ट में करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का आप खुद देखो इनके बिजनेस का नेचर। ये ना बिल्कुल पर्टिकुलर किसी नेचर पर काम कर रही है। बैंकिंग कंपनी का अपना एक पर्टिकुलर नेचर है, सिर्फ बैंकिंग की लेन देन की बात करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी एक पर्टिकुलर सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और आप ये देख लो, इन तीनों के बिना देश की इकोनॉमी चला पाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, अभी तुरंत लाइट चली जाए तो चलो, लाइट चली गई तो मैं दिखना भी बंद हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरे ना दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा वाईफाई भी बंद हो जाएगा, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, ये लैपटॉप बंद हो जाएगा, तो ये चलना बंद हो जाएगा, कैमरा नहीं चलेगा मेरा। इलेक्ट्रिसिटी का नेचर ऐसा है। इंश्योरेंस का बहुत बड़ा सेक्टर है, बैंकिंग का बहुत बड़ा सेक्टर है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इन तीनों पर्टिकुलर कंपनीज के लिए इनका अपना एक सेपरेट एक्ट दिया हुआ है। इनका एक सेपरेट एक्ट है, इनका एक सेपरेट एक्ट है, इनका एक सेपरेट एक्ट। कुछ अदर स्पेसिफाइड कंपनीज, जैसे कि आपने सुना होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई बोलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब ना, ये कंपनीज है, ये सब कंपनीज है, बट ये लोग ना किसी पर्टिकुलर और अपने एक स्पेसिफिक काम को कर रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवेज बनाती है,
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खाने पीने से रिलेटेड वो है, तो इनका ना अपना सेपरेट एक्ट है, तो इन सबको कंपनीज एक्ट फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके अलावा भारत में जितनी भी कंपनीज है, ट्रेडिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विस क्लास कंपनी, जो भी कंपनीज है, सब के सब जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करते हैं। बैंकिंग कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो नहीं करती, जैसे एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सबका अपना एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इंश्योरेंस कंपनी यानी कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इनका एक्ट इरडा एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट जो है वो एक्ट 99 में। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अपना है स्पेशल एक्ट, मतलब ऐसी कंपनियां जो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्पेशल एक्ट से है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और अदर स्पेशल कंपनीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब दूसरी कंपनी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन सबके सेपरेट सेपरेट एक्ट बना रखे हैं, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज काम पर लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? इनके अलावा बाकी सब पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। क्लियर है जी? तो एक काम करते हैं, हम लोग बुक को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे। तो देखो जी, सबसे पहले हमें इस सिलेबस में पढ़ना क्या है। पहले मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा जो कि शायद अगली क्लास के अंदर स्टार्ट होंगे। कॉर्पोरेट व्हील की थ्योरी बताएंगे, इनकॉर्पोरेशन का यानी कि अभी जो मैंने प्रक्रिया बताई थी, और शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा, शेयर के बारे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए, एओए के बारे में आप सब जानते हैं। अभी मैंने बताया, मतलब डिटेल में नहीं जानते, नाम मैंने अभी बताया कि प्रमोटर रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले इन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। द कंपनीज एक्ट 2013 was enacted to consolidate and amend the law relating to the companies. The Companies Act 2013 was preceded by the Companies Act 1956। मतलब ये वाला जो कानून है, ये 1956 वाले कानून को हटाकर आया है। Due to changes in the national and international economic environment, to facilitate expansion and growth of our economy, the central government decided to replace the Companies Act 1956 with a new legislation। अपने, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट बदल रहा था, इकोनॉमी चेंज हो रही थी, एक्ट पुराना था, लूप होल्स बहुत सारे थे, एक सत्यम का घोटाला भी मैंने आपको बताया, लोग फायदा उठाने लग गए थे, तो फिर जरूरत पड़ी नए एक्ट को लाने की, लेकर आए ये लोग नया एक्ट। द कंपनीज एक्ट कंटेन 470 sections, 7 schedules. The entire act has been divided into 29 chapters। ठीक है जी, ये सब बता चुका हूं। इस सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट, सब्सटेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल्स। तो कंपनीज एक्ट 2013 के साथ साथ कंपनीज रूल्स भी आपको दिया गया है, मतलब कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है और कंपनीज रूल को भी आपको फॉलो करना है। एक्ट में कुछ स्पेसिफिकली क्लैरिफाई नहीं है, तो उसके लिए रूल्स बनाए गए, रूल ने क्लैरिफाई किया। ठीक है बेटे। द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनीज कॉर्पोरेट की गवर्नेंस को सही तरीके से चलाने के लिए कंपनीज एक्ट आया। सत्यम के घोटाले ने हिला के रख दिया था सबको, मजाक बना दिया था सत्यम के घोटाले ने, सत्यम के डायरेक्टर्स ने, सरकार का, गवर्नमेंट का, देश की जनता का, इसलिए लेकर आए ये वाला एक्ट। सिंप्लीफाई द रेगुलेशंस, स्ट्रेंथ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए भी कानून लेकर आए। आप सीए इंटर में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस, उसके अंदर सेक्शन नंबर 37 क्लास एक्शन, वो आएगा। छोटा सा क्लास एक्शन है जिसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का भी इन्होंने प्रोटेक्शन दिया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स। बेटे कौन होता है विसल ब्लोअर्स? तो आप लोग बुक पढ़ोगे तो आपको बड़ी समस्या आएगी कि क्या है विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर्स मतलब, मान लो मैं रिलायंस कंपनी में जॉब कर रहा हूं बड़े लेवल पर, और मुझे पता लग रहा है कि कंपनी के अंदर बड़े टाइप के घोटाले हो रहे हैं, तो फिर मैं सरकार के पास जाकर ये पूरी बात बताऊंगा, मेरा नाम गुप्त रखा जाएगा और मुझे बोलेंगे विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर मतलब एक वो बंदा जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर काम कर रहा है उसके बारे में अगर वो कुछ गलत हो रहा है तो वो सरकार को जाकर बताए।
ठीक है। एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लास एक्शन सूट। तो क्लास एक्शन मैंने अभी बताया आपको, मतलब क्लास एक्शन का मतलब होता है जैसे कि आपने 10,000 रुपए के शेयर लिए, मैंने भी 10,000 के लिए, किसी ने 2,000 के लिए, किसी ने 10,000, 5,000 के लिए। मान लो सत्यम घोटाले जो हुआ था, सत्यम कंपनी में आपने 10,000 के शेयर लिए, मैंने 10 के लिए, किसी ने 2 के, किसी ने 1 के, और आज घोटाला आ गया। तो अब हम छोटे छोटे इन्वेस्टर्स अगर केस फाइल करने जाए तो फिर एक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, दूसरी बात केस करने में ज्यादा कॉस्ट आ जाएगा क्योंकि शेयर तो 10,000 रुपए के थे। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने उन माइनॉरिटी यानी कि छोटे छोटे शेयर होल्डरों के लिए भी प्रोविजंस बनाए हुए, ठीक है। Thus, this enactment seeks to make our corporate regulation more contemporary। तो फिर हमारा कोशिश क्या था, हमारे कॉर्पोरेट रेगुलेशन को अच्छा बनाना। तो ये एक्ट एप्लीकेबल होता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। इंश्योरेंस कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन उन इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं होता जिन पर इंश्योरेंस एक्ट लगता है। तो अभी मैंने बताया ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन पर कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लगता। लेकिन मान लो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बैंकिंग, इंश्योरेंस या इलेक्ट्रिसिटी नेचर पर काम तो कर रही है, लेकिन वो उन एक्ट में, बैंकिंग के अपने एक्ट में, इंश्योरेंस के अपने एक्ट में और इलेक्ट्रिसिटी के अपने एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो तब तक के लिए उनको कंपनीज एक्ट का ही हिस्सा माना जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं कोई इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन इरडा एक्ट जो इंश्योरेंस का एक्ट बना हुआ है उसके अंदर वो बिजनेस क्लासिफाई नहीं है, लेकिन मैं एक कंपनी हूं, तो मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लग जाएगा क्योंकि अभी इरडा उसको जो है वो मना कर रहा है। लेकिन कोई कंपनी जो इंश्योरेंस का काम कर रही है, उसको परमिशन इरडा एक्ट ने दे दी है, इंश्योरेंस एक्ट ने, तो उस पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। सिंपल वे में बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता। लेकिन अगर ये कंपनी बनी है और इनके अपने एक्ट ने इनको मान्यता नहीं दी, तो तब तक के लिए इन पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ गए। तीसरा है बैंकिंग कंपनी एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर बैंकिंग रेगुलेशन, आप बैंकिंग कंपनी हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हो, ओके, कंपनीज एक्ट फॉलो मत करो। लेकिन आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अभी आप रजिस्टर्ड नहीं हो, उन्होंने आपको मान्यता नहीं दी, आप कंपनीज एक्ट में आ जाओ। कंपनी इंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन जैसे नहाई और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। आया समझ में बेटे? ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको क्या बताया कंपनी के बारे में, कंपनी एक्ट 2013 क्यों आया, रीजन के साथ। तो कंपनी एक्ट 2013 के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो कि अभी निर्मला सीतारमण संभाल रही है। उनके नीचे रीजनल डायरेक्टर है, टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर है। उनके नीचे आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी 25 है। 2 स्टेट में 2-2 है, महाराष्ट्र में 2, मुंबई पुणे, और तमिलनाडु में 2, चेन्नई कोयम्बटूर। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का 1 आरओसी है। क्लियर है। और कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शन, 29 चैप्टर, 7 शेड्यूल में कंपनीज एक्ट डिवाइडेड है। और ये कंपनीज एक्ट क्यों आया? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए, छोटे छोटे माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेस्ट करने के लिए। कंपनी की डेफिनेशन अभी तक हमने पढ़ी, बस मैंने ये बताया कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, जिसको आप एग्जिस्टिंग कंपनी बोलते हो। बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगता। इनके अलावा सब पर कंपनीज एक्ट लगता है। लेकिन अगर बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन वो इन एक्ट को फॉलो नहीं कर रही या इन एक्ट ने उसको मान्यता नहीं दी, तो तब तक के लिए उस पर कंपनीज एक्ट लग जाएगा। ठीक है। तो हम आज की क्लास में यहाँ ब्रेक करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। आप मेरे इस चैनल को जरूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जितना फॉरवर्ड करेंगे उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मैं उतनी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सीए फाउंडेशन 100% सिलेबस आपका, मेरी गारंटी है, मेरे चैनल पर आपको मिलेगा।
और बाद में हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, सारे काम करने वाले हैं। लॉ के लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। धन्यवाद, थैंक यू।